हेलो फ्रेंड्स, उड़ान आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पे जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। यहाँ जो मैंने सोर्स रेफर किया है वो है एम लक्ष्मीकांत, जिसको हम कहते हैं कि मदर फादर ऑफ पॉलिटी, जो भी आप कह लें। इस चैप्टर को मैं काफ़ी एग्जॉस्टिवली पढ़ाने की कोशिश करूँगा और यहाँ मैंने पूरी तरह से कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लिया है एंड आई विल एक्सप्लेन इन ल्यूसिड मैनर जहाँ तक हो सकेगा। यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत की पूरी एक सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि जो जहाँ से 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अंग्रेजी में, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, प्रियम्बल है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रियम्बल का मतलब होता है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक संविधान है तो वो काफ़ी बड़ा है, तो उसका समरी बनाने का प्रयास किया गया है प्रियम्बल के थ्रू। जैसे कि इसको हम एक समरी के रूप में मान सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ द प्रियम्बल, ये यूएसए है। मतलब यूएस पहला देश है जहाँ पे प्रियम्बल को अपनाया गया था। जैसे हमारे देश में कहते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यूएस में कहते हैं वी द पीपल ऑफ यूएसए, यानी हम भारत के लोग, तो उसी तरह हम यूएसए के लोग। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पहला प्रियम्बल किस देश ने अपनाया, तो आप यूएस याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि एन.ए. पालकीवाला, ये एक संवैधानिक एक्सपर्ट रहे हैं। इन्होंने प्रियम्बल को बोला है कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान का यह आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि उसका पहचान पत्र है। जैसे हमारा पहचान पत्र क्या होता है, जैसे हम पैन कार्ड रखते हैं, उस पर डिटेल्स होती हैं हमारी, आधार कार्ड होता है उस पर डिटेल्स होती हैं हमारे बारे में। उसी तरह पूरे संविधान के बारे में प्रस्तावना में डिस्क्रिप्शन होता है इसकी। दैट इज व्हाई ही हैज सेड कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो ये पंडित नेहरू जी ने 1946 में 13 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और ये भी एक काइंड ऑफ समरी ही था, और उसी की मोस्टली चीज़ों को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बेटर ये होगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें और उसमें नोट डाउन करते चलें। ना अगला हमारा जो थीम है वो ये है कि इंग्रेडिएंट क्या है प्रियम्बल का। यानी जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो उसमें इंग्रेडिएंट होता है कि खाना बनाने में क्या लगेगा। जैसे दाल बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जैसे नमक लगेगा, हल्दी लगेगा, तो उसी तरह से। चलिए, इसमें क्या है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, प्रियम्बल में बताया गया है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कहाँ से हम अथॉरिटी को सोर्स कर रहे हैं। तो वो बताया गया है कि पीपल ऑफ इंडिया, लोग हैं, और कोई अथॉरिटी नहीं है, बल्कि पीपल आर सुप्रीम। यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कौन सा डेमोक्रेसी है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो उसमें लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। दैट इज वाई कहा गया है कि पीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। फिर बताया गया कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा। तो नेचर ऑफ स्टेट में बताया गया है कि सोवरेन होगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। फिर बताया गया है कि प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो इसमें है कि जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, फिर इक्वालिटी यानी समानता। फिर बताया गया कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। तो ये है नवंबर 26, 1949। इस दिन को हमारी संविधान सभा ने मतलब इस प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया था।
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। जबकि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछेगा तो वो 26 जनवरी 1950 होगा। ध्यान रखेंगे, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 1949 एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। यानी हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इनमें 4 चीज़ों के बारे में मेनली बात किया गया है। फिर आगे है, अब हम ना एक एक करके देखते हैं पूरी प्रियम्बल को कि किन किन शब्दों से मिल के पूरा प्रियम्बल बना है और उन शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे देखिए, जब शुरू होगा प्रस्तावना तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग? यानी किसी अलग या नो एक्सटर्नल अथॉरिटी या फिर नो इंटरनल अथॉरिटी अदर देन पीपल ऑफ इंडिया से मतलब अथॉरिटी को डिराइव किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें सुप्रीम कौन होगा, तो लोग होंगे, न कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई और नहीं होगा। दूसरा जो वर्ड है वो ये है कि सोवरेन। सोवरेन शब्द का मतलब होता है संप्रभुता। तो संप्रभु, इसमें ये है ना, इसका मतलब कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होगी जो हमारे अफेयर्स को कंडक्ट करेगी। जैसे अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आते थे, या फिर चार्टर एक्ट वेरियस उसके पहले आए थे। तो वो गाइड करते थे हमारे अफेयर्स को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर बात आई थी, क्रिटिसिज्म हुआ था कि जब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है या यूएन का मेंबरशिप है तो क्या हमारी सोवरेनिटी इससे कॉम्प्रोमाइज हो रही है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि पंडित नेहरू ने क्लियरली ये बात बोला था जब हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था कि हमने इसे अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन किया है और अपनी स्वेच्छा से छोड़ देंगे, हमारा कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा थीम है सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिस्ट जो वर्ड है समाजवाद, तो अगर यूरोप में देखेंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, रसिया में खासकर, और हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ अपनाया गया है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ये अवार्डी सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1955 में। 1955 में ये अवार्डी सेशन हुआ था, उसी में इसको अपनाया गया था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, अनलाइक यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर। वहाँ पे क्या था कि सारी चीज़ों को स्टेट के हाथ में कर दिया, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मतलब हमारे यहाँ ना गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सियन सोशलिज्म, इन दोनों का एक मिक्स फॉर्म दिखता है। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो सोशलिज्म है उसका क्रूड फॉर्म या फिर कह लें कि उसका एक्सट्रीम फॉर्म नहीं अपनाया गया है। याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं। फिर चौथा नंबर है सेकुलर। अब पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। ये वर्ड जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके तहत इस वर्ड को जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान इस वर्ड को जोड़ने के पहले सेकुलर नहीं था, ये एक एम्फेसिस डालना था। और उस समय का अगर हालात आप देखेंगे तो उस समय इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझा जा सकता है। फिर है कि आर्टिकल 25 से 28, इसमें ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है। तो इन आर्टिकल्स में आप कह सकते हैं एक तरह से कि ऑलरेडी सेकुलर प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। अब आगे देखेंगे कि गांधी का कॉन्सेप्ट और नेहरू का कॉन्सेप्ट, ये मैं थोड़ा सा एडिशनल बता दे रहा हूँ कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या था सेकुलरिज्म को लेकर के। तो गांधी जी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सारे धर्मों को इक्वली हम रिस्पेक्ट करें, और वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करने के फेवर में थे। और उनका तर्क यह था कि अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होगी, और जब पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होगी तो फिर उसमें वैल्यूज़ नहीं होंगे।
दैट इज वाई गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ मिक्सिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। बट अनलाइक गांधी जी, नेहरू जी का ये ओपिनियन था कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैकियावेली को यहाँ पे मैकियावेली को समझ सकते हैं कि मैकियावेली का भी सेम ओपिनियन था और उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात कही थी। नेहरू जी चाहते थे कि प्राइवेट लाइफ में आपका रिलीजन हो, पब्लिक लाइफ में ना हो, सिंपल सा मतलब। और इनका कॉन्सेप्ट यूरोपियन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। चलिए नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी का एक बेसिक डेफिनेशन अगर अब्राहम लिंकन का आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा था, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूल ऑफ द पीपल, रूल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं मेंस का अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। फिर डेमोक्रेसी में ना दो तरह की होती है डेमोक्रेसी, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। अब जहाँ पे छोटा सा देश है जैसे कि या कम पॉपुलेशन है जहाँ पे, जैसे कि स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है रेफरेंडम, फिर प्लेबिसाइट, फिर रिकॉल, और एक होता है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, और एक, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, I'll put it in the comment section, I will pin it। 4 फॉर्म्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि रेफरेंडम, आप इनकी मीनिंग्स को देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके पीछे वाले पेज पे मीनिंग्स। जैसे रेफरेंडम क्या होता है ना कि अगर कोई इशू है, जैसे कि यूरोप में रेफरेंडम कराया गया था ब्रेक्जिट के इशू पे कि क्या ब्रिटेन को अलग हो जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से, तो उसको रेफरेंडम कहते हैं। प्लेबिसाइट भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन मेनली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए होता है। और जो रिकॉल होता है, रिकॉल होता है कि अगर हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव को चुना है तो उनको उनके 5 साल या 4 साल जो भी उनका टर्म है उससे पहले हम उनको हटा सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर मेजोरिटी के तहत अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद ये है कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये हमारे देश में है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, जबकि हमारे यहाँ क्या है, वेस्टमिंस्टर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जाकर के पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वर्सेस सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने बताया है कि अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव भी कर लेते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया, हमें वोट देने का अधिकार मिल गया, हमें पब्लिक ओपिनियन रखने का अधिकार मिल गया, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी नहीं मिला। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है जैसे कि छुआछूत, जो अस्पृश्यता थी यानी अनटचेबिलिटी, उसको नहीं खत्म किया गया। कास्ट जो बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, अगर इनको नहीं खत्म किया गया तो रियल डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इनके अनुसार सोशल डेमोक्रेसी को इन्होंने प्रायोरिटी दी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ना रिपब्लिक, जब भी रिपब्लिक वर्ड सामने आए तो आप इसको मोनार्की से डिफ्रेंशिएट कीजिए। मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है और वो हेरिडिटरी होता है, यानी वंशानुगत वो चलता है कि राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा। लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोनार्की, पहले नेपाल में जब ये जन आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन 1 और 2, तो 2 के पहले वहाँ पे मोनार्की था, यानी राजा रूल करते थे। जैसे अभी भी आप ब्रिटेन का सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यहाँ जबकि इंडिया में आप देखेंगे तो रिपब्लिकन सिस्टम है, यूएसए में देखेंगे तो रिपब्लिकन सिस्टम है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है। जैसे जो भी यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे कि प्रेसिडेंट है,
तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के बेटे प्रेसिडेंट होंगे, वो अलग है, ठीक है। मतलब वो इंडिया में इलेक्टेड होते हैं। ये बात अलग है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, बट इलेक्टेड जरूर होते हैं। आई थिंक उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगला थीम है हमारा जस्टिस। अब जस्टिस कई फॉर्म्स हो सकते हैं इसके। प्रियम्बल में दिया गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय प्रियम्बल इंश्योर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि छुआछूत को ख़त्म करना आर्टिकल 17 में दिया गया है। इसी तरह इकोनॉमिक जस्टिस होगा। अब इकोनॉमिक जस्टिस कैसे होगा? अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, अगर लोगों के बीच एक दूसरे का जो इनकम का इनइक्वालिटी है वो फासला कम होगा, वो गैप कम होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस कब आएगा? जब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पावर रियल में होगा। अगर किसी पे आप सेडिशन का चार्ज लगा दे रहे हैं जस्ट फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। अगर लोगों के पास अपना वोट देने का अधिकार है, और सही मायने में वोट देने का अधिकार है, जैसे अगर आप बूथ पे जाते हैं और बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो फिर कहेंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, तो वहाँ से हमने ये जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बोरो किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस का, मतलब हमने मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे अच्छे फीचर्स को अपनाया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अनुसार उनको मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी। लिबर्टी में आप समझ सकते हैं कि दो फॉर्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि बाहर से आप पे कोई ऐसा फोर्स नहीं लगाया जाएगा जिससे आप अपने लिबर्टी को एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी कि कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट तो नहीं होगा, ठीक है, बट हमारे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ जिससे हम अपने लिबर्टी को रियल मायने में जी सकें। और अगर प्रियम्बल की बात करें तो बात करता है लिबर्टी के बारे में कि लिबर्टी किस चीज़ की होगी, तो फेथ की होगी, वर्शिप की होगी, तो जैसे कि एक्सप्रेशन की होगी, ठीक है। इन चीज़ों की बात करता है। जैसे हम फेथ यानी कि क्या रिलीजन होगा, आर्टिकल 25 में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, यानी कि कंसाइंस का कि अपना विवेक लगाएं हम कि हम किस रिलीजन को अपनाना चाहते हैं, किसे प्रोपगेट करना चाहते हैं, ये होगा। ये नहीं कि हमारे माता पिता या हमारे नियर एंड डियर वंस का होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में इसको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी देखेंगे तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है। जैसे 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इसी तरह से 17 में क्या है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कही गई है। 18 में क्या है कि टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात कही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे 39 आर्टिकल है, इसमें क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कही गई है। तो ये क्या करेगा, इक्वलिटी को इंश्योर करेगा। और प्रस्तावना में बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस का इक्वालिटी होगा। जैसे अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, तो वो क्या होगा, उससे स्टेटस इनकंसिस्टेंसी या फिर कहेंगे इनइक्वालिटी आएगा, सोशल इनइक्वालिटी। और अपॉर्चुनिटी क्या, आर्टिकल 16 में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि वो अपने एजुकेशन ये जॉब्स वगैरह में वो कर सके। हालांकि जो हमारा अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन है वो इसका एक्सेप्शन है। इसी तरह आर्टिकल 325 है कि स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं होगा, सबको एक जनरल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो कम्युनल इलेक्टोरेट, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, तो वैसा कुछ नहीं होगा। और 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई है, यानी अगर 18 साल का कोई भी व्यक्ति है तो चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, वो वोट कर सकता है और सरकार चुन सकता है। आगे है फ्रेटर्निटी यानी बंधुता।
भाईचारा। अब इसको अगर आप इसका देखेंगे ना तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ई में इसकी बात कही गई है कि किसी भी चीज़ को लेके, चाहे लैंग्वेज को लेके या फिर किसी के रिलीजन को लेकर के, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे और विमेन की डिग्निटी का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो इससे क्या होगा कि फ्रेटर्निटी की भावना को मजबूती मिलेगी। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका अगर पैरेलल आप देखें तो संविधान का आर्टिकल 1 शुरू ही होता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। भारत को कहा जाता है कि ये एक फेडरेशन है जिसमें स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। यानी कि कहा जाता है इसके बारे में कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट्स को तोड़े जा सकते हैं। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। ये राम सिंह केस था। एक रिजर्वेशन पे भी राम सिंह केस था। अब अगला हमारा टॉपिक है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का, आखिर क्या महत्व है, हम प्रियम्बल को इतना हम प्रियम्बल क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रियम्बल में फिलॉसफी बताई गई है और फंडामेंटल वैल्यूज बताए गए हैं। कौन से वो वैल्यूज हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब वैल्यूज की बात कही है और पूरे संविधान में इन्हीं की चर्चा चलती रही है। और ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो हमारी संविधान सभा थी वो क्या चाहती थी कि क्या हो हमारे देश में और क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रियम्बल इंक्लूड करता है। और हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं के.एम. मुंशी, इनको आप मेंस में हर जगह कोट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी जन्म कुंडली जो होती है ना, तो उसमें जैसे सारी राशि फल और उससे रिलेटेड बातें होती हैं, तो इन्होंने कहा था कि उसी प्रकार से ये एक होरोस्कोप है हमारे संविधान का। ठीक है। अगला है कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है। अब देखिए इस पे डिबेट होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने स्टैंड को चेंज किया है। जैसे बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन वेयर एम्बिग्विटी बट नॉट पार्ट ऑफ प्रियम्बल। उन्होंने कहा था कि हम प्रियम्बल को वहां पे यूज करेंगे जहां पे संविधान का इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर हमें कोई परेशानी आती है, जैसे बहुत क्लैरिटी नहीं है शब्दों में, तो वहां पे प्रियम्बल में देखा जा सकता है कि क्या प्रियम्बल में कुछ ऐसा है जिससे वहां पे क्लैरिटी लाई जा सकती है और हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, इसके लिए यूज हुआ। बट उन्होंने कहा था कि जो ये प्रियम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है, इसको बाद में सेपरेटली अडॉप्ट किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, अ वेरी प्रोमिनेंट केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको याद रखेंगे। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा बेंच इसमें बैठा था 13 जजेस का, और फैसला भी काफ़ी थिन मार्जिन से हुआ था 7:6 से, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यहाँ पे लाया गया था। ठीक है। तो इसमें ये कहा था कि प्रियम्बल क्या है, इसमें ग्रैंड एंड नोवेल विजन है। किसके विजन है? तो हमारे संविधान निर्माताओं के। और ये बात कहा गया कि हमने जो बेरूबारी केस में कहा था कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, तो ऐसा नहीं है, प्रियम्बल संविधान का भाग है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। और वही सेम चीज जो केशवानंद में कहा गया वही कहा गया LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आज एक UPSC में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है, तो आप मानेंगे कि यस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसमें जैसे बहुत डिबेट चला था पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच कि क्या
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, क्या डीपीएसपी जो है उस पर सुप्रीमेसी होगा फंडामेंटल राइट का, या डीपीएसपी को का सुप्रीमेसी होगा फंडामेंटल राइट पे। इनमें काफ़ी लंबे समय तक डिबेट चला था और उसी डिबेट में ये भी क्लैरिटी आई कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो केशवानंद भारती में ही, जिसका हमने अभी जिक्र किया था 1973, तो उसमें कहा गया कि हाँ प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी प्रियम्बल के पार्ट में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन संविधान का एक बेसिक फीचर होगा या बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं लाया जा सकता है। ये केशवानंद भारती में कहा गया। अब आपको लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर फिर है क्या, तो अभी तक जुडिशरी ने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो क्या क्या चीज़ है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये केस बाय केस डिसाइड होता है कि बेसिक फीचर क्या है जब कोई पर्टिकुलर केस जाता है। जैसे अगर अभी बात करें तो सोवरेनिटी एक बेसिक फीचर है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये नहीं किया जा सकता कि इंडिया विल नॉट बी सोवरेन कंट्री, या फिर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब संविधान के बेसिक फीचर्स हैं। तो इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता और ये केस बाय केस डिसाइड होता है। ये ध्यान रखेंगे कि कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये बेसिक फीचर्स हैं। और संविधान में, इसमें प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट अब तक किया गया है, वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत, और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया जिनकी मीनिंग हम ऊपर जान चुके हैं। ये है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इन 3 शब्दों को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है हमने प्रियम्बल चैप्टर को काफ़ी एग्जॉस्टिवली यहाँ पे डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को नोट करें और इन पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको जा करके देखें और बनाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि मोस्टली आप क्वेश्चंस को यहाँ से आप बना पाएंगे। हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो फंडामेंटल राइट होगा इसी सीरीज़ में। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी चैप्टर्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, जो लिस्ट आउट हमने किया है, उन पे हम डिस्कशन करें और जितना भी होगा हम डिस्कस करेंगे उसको। तो आप इसको बार बार रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन करें, तभी चीज़ें याद रहेंगी। और जो ये नाम है ना, एन ए पालखीवाला और के एम मुंशी, आप इनको कोट करें अपने आंसर में। ये मेंस के आंसर में आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।